नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डेली न्यूज़ पर। आज की इस वीडियो में हम पीएमसी बैंक से रिलेटेड कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब हम मन से अधिकांश लोग बैंक में पैसा लगाते हैं तो हम तीन चीज़ों की अपेक्षा करते हैं, वो है सुरक्षा, सुरक्षा और सुरक्षा। नहीं तो हम 2.5 से 3% की बचत खाते की ब्याज दर के लिए समझौता क्यों करेंगे। हम शेयर बाजार को उसके उतार चढ़ाव के साथ खेल सकते हैं या म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। ये सभी हाई रिस्क हाई रिटर्न वेंचर्स है। जब हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। बैंक जमाओं को घरों के रूप में सुरक्षित माना जाता है, जिसका अर्थ होता है जोखिम से रहित। तो भारत में एक जमाकर्ता के साथ क्या होता है, जब एक सहकारी बैंक की संख्या नेगेटिव फील्ड में गहराई तक जाती है, क्योंकि या तो उसके पास बहुत बड़ा एनपीए है, या स्कल्टगरी है, या सरासर अक्षमता का कार्य है, या ये तीनों का संयोजन हो सकता है। हम पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की गाथा के अंतिम शर्मनाक अध्याय के करीब हैं। यह हमारे लिए यह पूछने का समय है कि क्या बैंक जमाकर्ताओं के लिए यह सबसे अच्छा देश है, विशेष रूप से वे जो इतने संपन्न नहीं है, जो सहकारी बैंकों से निपटते हैं। सबसे पहले इन बैंकों के बारे में थोड़ा, जिनका देश भर में एक बड़ा हिस्सा स्थानीय राजनेताओं या उनके सैरोगेट द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चीनी सहकारी समितियों और ग्रामीण सहकारी बैंकों को नियंत्रित करने वाले महाराष्ट्र के व्यापारी शहर राजनेताओं से बेहतर उदाहरण क्या हो सकता है। कुछ सहकारी बैंक भी हैं जो विशिष्ट जातियों या समुदायों द्वारा संचालित या संरक्षित हैं। ये छोटे व्यवसायों, छोटे व्यापारियों, गृहिणियों, पेंशन भोगियों आदि की जमा रखते हैं। कुछ सहकारी बैंक बहुत ही पेशेवर तरीके से चलाए जाते हैं और कुछ नहीं। सहकारी बैंक अक्सर उन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अच्छी तरह से कवर नहीं किए जाते। उनका एक आकर्षण यह है कि वे वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में कुछ अधिक ब्याज दर का भुगतान करते हैं। कुछ समय पहले तक जबकि सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा लाइसेंस दिया गया था, उन्हें केंद्रीय बैंक के साथ साथ राज्य सरकारों द्वारा भी विनियमित किया जाता था। सितंबर 2020 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन के बाद इन बैंकों को आरबीआई के डायरेक्ट रेगुलेशन के तहत लाया गया। सितंबर 2019 में पीएमसी का भंडाफोड़ हुआ। आरोप है कि प्रबंधन के साथ मिलकर प्रमोटरों ने लगभग 6500 करोड़ रुपए का घोटाला किया, लेकिन यह कहानी मुख्य रूप से इसके जमाकर्ताओं के बारे में है और उनके साथ कितना घटिया व्यवहार किया गया है इस बारे में है। स्थगन के पहले 6 महीनों के दौरान वे केवल 1000 रुपये निकाल सकते थे, बाद में बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए गए और इमरजेंसी में चिकित्सा व्यय, विवाह, व्यवसाय व्यय, शिक्षा से संबंधित व्यय के लिए कोई भी छूट नहीं थी। क्या बैंकों में जमा राशि का बीमा नहीं है? हाँ, निश्चित रूप से उनका बीमा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन यानी कि DICGC द्वारा किया जाता है, जो कि आरबीआई की 100% सब्सिडरी कंपनी है। DICGC को सभी बैंकों में जमा किए गए प्रत्येक 100 रुपये पर 0.10 रुपये के लेवी द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, लेकिन पिछले साल तक DICGC ने केवल 1 लाख रुपए तक की जमा राशि का बीमा किया था। 2020 में लेवी को बढ़ाकर 0.12 रुपये प्रति 100 रुपये कर दिया गया और बीमित राशि को 5 लाख रुपए कर दिया गया। और इस बारे में दो प्रश्न उठते हैं। अगर पीएमसी के धराशायी होने पर प्रति जमाकर्ता 1 लाख रुपए का बीमा किया गया था, तो जमाकर्ता को तुरंत 1 लाख रुपए का भुगतान क्यों नहीं किया गया?
आज के ज़माने में क्या घरों की तरह सुरक्षित होने का दावा करने वाले बैंकों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा पर्याप्त है? अब कहानी के गंभीर हिस्से पर आते हैं। डीआईसीजीसी को बहुत शीघ्र 1 महीने से भी कम समय में भुगतान करता है, लेकिन केवल सभी ब्यूरोक्रेटिस वहन किया गया है। औसतन पिछले 5 वर्षों में बैंक के पंजीकरण और पहले दावे के निपटारे के बीच 1028 दिन लग गए हैं। 5 में से एक असाधारण वर्ष 2017-18 के बाद औसत अभी भी 767 दिन है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पीएमसी के बंद होने के बाद पूरी तरह से अराजकता थी और पहले वर्ष के भीतर 50 से अधिक पीएमसी जमाकर्ताओं की मृत्यु हो गई और कई को भारी फाइनेंशियल स्ट्रेस में डाल दिया गया। दूसरे शब्दों में, कुछ जमाकर्ताओं की मृत्यु हो सकती है क्योंकि उन्हें चिकित्सा उपचार नहीं मिल सकता, या अपने जीवन भर की बचत को अनिश्चित काल के लिए जमी हुई देखकर सदमे से। कई छोटे व्यवसाय बंद हो गए क्योंकि उनके पास नकदी प्रवाह नहीं था। कई युवाओं की उच्च शिक्षा की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो चकनाचूर हो गई। पैसे के अभाव में कई शादियां टूट गई। ईएमआई आदि का भुगतान न करने के लिए बैंकों द्वारा कई घरों पर कब्जा कर लिया गया और हम इसे घरों के सुरक्षित रूप कहते हैं। आरबीआई ने बाद में पीएमसी के जमाकर्ताओं को जून 2021 तक 1 लाख रुपए तक निकालने की अनुमति दी। इसने 80% से अधिक जमाकर्ताओं को अपनी पूरी शेष राशि निकालने की अनुमति दी। पिछले हफ्ते आरबीआई ने पीएमसी के लिए एक योजना का अनावरण किया। मिंट के अनुसार जहां तक व्यक्तिगत जमाकर्ताओं का संबंध है, पे आउट प्लान इस तरह काम करेगा। सभी जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए का पहला भुगतान जल्द ही डीआईसीजीसी द्वारा फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। भुगतान की घड़ी एक बार टिकने लगती है। केंद्रीय आधिकारिक राजपत्र में समामेलन को अधिसूचित करता है। दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें वर्ष के अंत में खुदरा जमाकर्ताओं को अतिरिक्त 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 5.5 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इसका मतलब है कि 15 लाख रुपए तक की खुदरा जमा राशि 5वें वर्ष के अंत तक पूरी तरह से चुकाई जाएगी। अगले 5 वर्षों के लिए कोई पुनर्भुगतान नहीं होगा। 10वें वर्ष के अंत में जो अभी भी बैंक के पास बची हुई राशि है उसका पूरा भुगतान किया जाएगा। यदि आप एक संस्थागत पीएमसी जमा करता हैं तो बड़े पैमाने पर हेयर कट के रूप में एक बड़ा बोनस आपका इंतजार कर रहा है। उन जमा राशियों में से 80% को 10 वर्षों के लिए 1% ब्याज पर और उसके बाद के विभिन्न परिदृश्यों में स्थायी गैर परिवर्तनीय वरीयता शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा और अन्य 20% के लिए सभी प्रकार की जटिल चीजें, लेकिन कोई नकद नहीं। सवाल यह है कि एक सहकारी हाउसिंग सोसाइटी इमारत की मरम्मत या रंग रोगन कैसे करती है या अपने कर्मचारियों को भुगतान कैसे करती है अगर उसकी नकदी 10 साल के लिए प्रभावी रूप से जमी हुई है। और अगर आप एक छोटे व्यवसायी हैं, आपके व्यवसाय को बंद करने का निमंत्रण और एक सहकारी साख समिति जिसका धन जमा हुआ है ऋण कैसे देती है, लेकिन धिक्कार कौन देता है। तो बीमित राशि के लिए भुगतान तंत्र क्या होना चाहिए। अगर मैं एक सहकारी बैंक जमा करता हूं और किसी ने बैंक को धोखा दिया है तो मुझे बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जमाकर्ता का जालसाज से क्या लेना देना है। जब कोई पॉलिसी धारक मर जाता है तो एलआईसी कील पर भुगतान करता है। क्या आरबीआई को डीआईसीजीसी को तुरंत भुगतान करने के लिए नहीं कहना चाहिए। अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए डीआईसीजीसी को आरबीआई के लिए 2 साल का इंतजार क्यों करना चाहिए जिनका जमाकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। बैंकों को घरों की तरह सुरक्षित माना जाता है तो क्या सभी जमाओं का पूरी तरह से बीमा नहीं किया जाना चाहिए। डीआईसीजीसी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2021 के रूप में सभी की 98.1% जमाकर्ताओं को
पूरी तरह से 5 लाख की सीमा के अधीन लाया गया है, लेकिन 50.9% का केवल जमा कवर किया गया, यानी करीब आधा जमादार घोटालों के मामले में पानी में डूब गया। 5 लाख रुपए एक समय में बहुत बड़ी राशि हो सकती थी, लेकिन आज का दिन और उम्र शायद ही इतनी बड़ी हो। उदाहरण के लिए किसी कंपनी या सरकार में एक वरिष्ठ क्लर्क के बारे में सोचिए जिसने 40 साल की सेवा पूरी कर ली हो और रिटायर हो गया हो। मान लीजिए कि उनका अंतिम मूल वेतन 25,000 रुपये था, तो उनकी ग्रेजुएटी अकेले 5 लाख रुपए होगी। फिर उनका पीएफ है जो संभवतः 15 से 20 लाख रुपए या उससे अधिक होगा, और साथ ही उनकी पेंशन भी। जब वह इसे सहकारी बैंक की सावधि जमा में डालता है तो क्या यह एक कैसीनो के रूप में जोखिम में है? प्रश्न यह है कि हम जमा राशियों के कुल कवरेज को कैसे व्यवस्थित करते हैं। 2020-21 में डीआईसीजीसी ने बैंकों से प्रीमियम के रूप में लगभग 17,500 करोड़ रुपए एकत्रित किए। यदि 50% जमा को कवर करने के लिए 17,500 करोड़ रुपए लगते हैं, तो जमा के अन्य 50% को कवर करने के लिए 17,500 करोड़ रुपए लगेंगे। तो हमें वह पैसा कहां से मिल सकता है? ठीक है, डीआईसीजीसी 31 मार्च 2021 तक धन के साथ बढ़ रहा है। यह 1.16 लाख करोड़ रुपए के फंड सरप्लस पर बैठा है। पिछले 6 वर्षों में इसने कुल 100 करोड़ रुपए से कम के शुद्ध दावों का भुगतान किया है, इसलिए यह आसानी से कर सकता है जब तक कि आरबीआई द्वारा एक ऑप्शनल योजना पर काम नहीं किया जाता। एक अन्य विकल्प यह है कि बीट पर शीर्ष पुलिस वाले से पूछने के बारे में क्या आरबीआई यदि यह नियामक है और यह फिसल जाता है तो कैन ले जाने के लिए कौन बेहतर है। आखिरकार 2020-21 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार इसने भारत सरकार को 99,122 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए। निश्चित रूप से आरबीआई इस राशि को जमाकर्ताओं को वापस करने के लिए तब तक छोड़ सकता है जब तक कि कोई योजना तैयार नहीं हो जाती। मैं जो कह रही हूँ वह यह है कि किसी भी तरह से सभी बैंक जमाओं का पूरी तरह से बीमा किया जाना चाहिए और बैंक की विफलता के मामले में तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए, और जमाकर्ताओं को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि बैंक वास्तव में घरों के रूप में सुरक्षित है। काश यह अंत होता, लेकिन सबसे क्रूर कटौती अभी बाकी है। कॉमर्शियल बैंक और सहकारी बैंक विभिन्न नियमों द्वारा शासित होते हैं जो सहकारी बैंकों के सौतेले व्यवहार के लिए जिम्मेदार है। बैंक अस्त व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन यह केवल सहकारी बैंक ही नहीं है जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्या आपको कॉमर्शियल बैंकों में उन 5 लाख करोड़ रुपए के एनपीए की कहानियां याद है? वहां क्या होता है? अगर यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है तो चिंता न करें, सरकार आपको जमानत देगी। क्या आपने एनपीए से पीड़ित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूंजी पर्याप्तता अनुपात को पूरा करने के लिए लगभग हर साल सरकार द्वारा सभी पूंजी निवेश और बैंक पुनर्पूंजीकरण के बारे में नहीं सुना है? या यदि बैंक गैर व्यवहार्य है तो इसे किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में विलय कर दिया जाता है? क्या किसी जमाकर्ता ने 1 रुपया खो दिया या अपने पैसे का आखिरी हिस्सा पाने के लिए 10 साल इंतजार करना पड़ा? और अगर यह एक निजी क्षेत्र का बैंक है, तब आरबीआई संकट में फंसे बैंक की देखभाल के लिए श्वेत शूरवीर का आयोजन करता है। जब मार्च 2020 में यस बैंक कोमा में चला गया, कुछ अच्छा डॉक्टर पहले से ही अच्छी तरह से देख लेता था जैसा कि संकेत वर्षों पहले दिखाई दे रहे थे। आरबीआई ने बैंक की कुछ गतिविधियों पर रोक लगा दी। अधिस्थगन के दौरान कोई व्यक्ति प्रति माह 50,000 रुपये निकाल सकता था, लेकिन चिकित्सा उपचार, उच्च शिक्षा और शादियों के खर्च आदि के लिए अतिरिक्त निवासी के अपवाद थे।
इसके विपरीत पीएमसी के नियमों को याद रखें। शुरुआत में केवल 1000 रुपये और कोई अपवाद नहीं। देश के सभी जमाकर्ताओं को इस सोच के साथ बिस्तर पर जाने में सक्षम होना चाहिए कि जब वे जागते हैं तो बैंकों में उनका पैसा वाष्पित नहीं होना चाहिए, और यह कि उनके बैंक वास्तव में घरों के रूप में सुरक्षित है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना इस आर्टिकल के बारे में आपके क्या विचार है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।